बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बड़े अफसोस के साथ आज फिर एक प्रोग्राम करना पड़ रहा है। एक बुज़दिल जो हमें एक दुश्मन मिल गया है, हमारा पड़ोसी जिसे हम कहते हैं, जिसमें इतनी गैरत नहीं है, जिसे इतनी शर्म नहीं है, जो सामने आकर वार नहीं करता। हमेशा की तरह एक दफा फिर उसने पीठ में छुरा घोंपा। इस दफा कोई कलभूषण नहीं भेजा गया, इस दफा कोई जो है वो अभिनंदन नहीं आया। इस दफा हाइब्रिड वॉर का सहारा लेते हुए, हाइब्रिड अटैक का सहारा लेते हुए, छुपकर वार करने की आदत को निभाते हुए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया भारत ने। इस बुज़दिल दुश्मन ने मोदी सरकार की एक और घटिया हरकत जो उन्होंने अपनाई, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए और शायद दुनिया से तन्हा करने के लिए। लेकिन भारत यह बात जान ले, पाकिस्तान कभी तन्हा नहीं हो सकता और पाकिस्तान को तन्हा करने वाले खुद तन्हा होकर रह जाएंगे। आज स्टोरी बिल्कुल आपके सामने है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने और शेख रशीद साहब ने बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने किस तरह से तमाम एविडेंसेस को जमा किया, स्क्रीन पर आए, एक पूरे पुरवकार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको बताया, पूरी आवाम को बताया कि यह है असली चेहरा, यह है देखिए हमारे पड़ोसी का चेहरा, जिससे हमें भी शायद शर्म आती है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ बसते हैं। नाज़रीन, जो पूरी स्टोरी है वो भी आपको स्क्रीन पे भी साथ साथ नजर आती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पे आपने सुन भी नहीं होगी, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक नहीं सुनी है, जिन्हें नहीं पता कि क्या बात हो रही है, उनके लिए मैं दोबारा छोटा सा एक खुलासा पेश कर देता हूं। पता यह चला है कि भारत से ही वो ईमेल जो है जनरेट हुई, मुंबई इंडिया से वो ईमेल जनरेट हुई। उसकी जो ओरिजिन था दैट वाज मुंबई भारत, जहां से उस ईमेल को ओरिजिनेट किया गया फॉर न्यूजीलैंड, जो भेजी गई वहां पे, और हमजा आफरीदी के नाम से आईडी बनाई गई। 15 मिनट पहले आईडी बनी, तकरीबन 15 आईडीज और भी, और उससे ईमेल जो है वो राउट की गई न्यूजीलैंड टीम की तरफ। अब जो वीपीएन यूज हुआ उसमें सिंगापुर की लोकेशन डाली गई। मतलब वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन हमारा जो दुश्मन है, जो पड़ोसी है, वो शायद इतना भी अकलमंद नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि शायद ये चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, लेकिन अब सिर्फ आप दुनिया में स्मार्ट नहीं रहे, पूरी दुनिया स्मार्ट हो चुकी है। उसके बाद ये पूरी जो सॉफ्टवेयर यूज होता है थ्रेड के लिए, जी वो सॉफ्टवेयर भी ओरिजिनेटेड है इंडिया से, इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि ओम प्रकाश मिश्रा साहब ने वो डिवाइस यूज की है, जिस डिवाइस के थ्रू ये थ्रेड दिया गया। ये पूरी की पूरी सिचुएशन, पूरी की पूरी जो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ स्टोरी है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बताई गई। अब पाकिस्तान का क्या लायामल होगा, हम किस तरह आगे से इसको फाइट बैक करने वाले हैं, या फिर हम कुछ और स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। यकीनी तौर पे मुझ जैसी नाकिस अक्ल शायद ये बात ना समझ सके, लेकिन मेरे मुअज़्ज़िज़ जो आज मेहमान हैं, बहुत बड़े नाम हैं, सिक्योरिटी पहलू से भी और क्रिकेट के हवाले से भी बड़े नाम आज मदऊ किए हैं। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस हवाले से क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा हमारे पहले मेहमान अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब, अच्छा जी ठीक है, हमें जो पहले मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं मैं उनका बिल्कुल खुलासा आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले हमें मेजर जनरल साहब ज्वाइन करेंगे, एजाज अवान साहब, एजाज हुसैन अवान साहब, और काफ़ी एक बड़ी शख्सियत, यकीनी तौर पे आप सब वाकिफ होंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हाइब्रिड वॉर का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसके पीछे एक तो भारत के ऊपर तो पहले कयास आराइयाँ थी, ये हमारी स्पेक्यूलेशंस थी, हमें डाउट्स था पहले कि यार भारत हो सकता है, लेकिन अब जो जिस तरीके से विद प्रूफ भारत ये बेनकाब हो चुका है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हमने पूरी कोशिश की है कि जावेद मियादाद साहब भी हमें ज्वाइन करें, साथ में उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत सीनियर शख्सियत हैं, पाकिस्तान के लेजेंड हैं, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर क्रिकेट को कोई नहीं समझता होगा। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। ये जो पूरी सिचुएशन है, ये पूरी सिचुएशन अगर आपको याद होगा, जब लास्ट टाइम हमने लास्ट वीक इस हवाले से प्रोग्राम किया था, जब दौरा कैंसिल हुआ था, तो उसमें भी कुछ मेहमानों ने इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान को इस तरह से रुस्वा करवाने वाला, दुनिया से अलहदा करने वाला, पाकिस्तान को खुश ना देखने वाला सिर्फ एक ही बुज़दिल है, और वो हमारा पड़ोसी भारत है। आज जब ये प्रूव हो चुका, आज जब हमने देख लिया कि वाकई वो भारत निकला, तो कुछ अफसोस भी हो रहा है और खुशी भी इस बात की हो रही है कि एक दफा फिर ये भारत बेनकाब हो गया। जिस तरह फिफ्थ फ्लोर नहीं मिलता, जिस तरह और इनकी बहुत सारी जो बातें हैं, जो कयास आराइयां हैं, जो बहतान हैं जो पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं, जो इनकी मूव
टीवीज की आप बात करें, चाहे मीडिया चैनल्स को आप कभी भी लगाकर देख लें, तो मुझे लगता है कि पूरा मीडिया सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे ही सेल हो रहा है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी खबर नहीं है पाकिस्तान के हवाले से शाया करने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में तमाम तरह क्रिकेटर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में पूरी जो है इस वक्त हमने देखा पीएसएल भी बड़ा जबरदस्त यहां पे एक लॉन्च हो चुका है। उन्होंने 2009 में भी इस तरह की एक एक्टिविटी की जिसमें कोशिश की गई कि पाकिस्तान को दुनिया से अलग किया जा सके, क्रिकेट को तबाह किया जा सके। जब आप मैदान में हारते हैं, जब आप क्रिकेट के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप इसी तरह बुजलों की तरह पीछे से वार करने की एक नीयत जो है भारत की, वो दिखाता है भारत, और वो हमेशा की तरह जो है बदनाम हो चुका है। जी, सो प्लीज मुझे बताइएगा, अगर जनरल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं बिल्कुल वक्त जाया किए बगैर जनरल साहब को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान अब क्या स्टेप आगे ले सकता है, किस तरह से हम इस जो पूरी स्टोरी है, जो अब फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो हम बात कर सकते हैं, इसको किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाया जा सकता है। स्पोर्ट्स के अंदर भी इस तरह की सियासत जब आ जाएगी तो क्या खेल बाकी रहेगा? क्या खेल, जिस खेल की हम बात कर रहे हैं क्रिकेट, वो पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा क्रिकेट है, खेल है। चाहे आप हॉकी की बात करें, चाहे किसी और गेम की बात करें, हर गेम की अपनी एक वैल्यू, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिकेट की, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट पाकिस्तानियों के दिलों में बसता है और कोई भी क्रिकेट को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकता। जिस तरह से पाकिस्तान को दुनिया से जुदा नहीं किया जा सकता, इसी तरह क्रिकेट को पाकिस्तानियों से जुदा नहीं किया जा सकता। सो ये आज का मुद्दा रहेगा, इस हवाले से पूरा प्रोग्राम होगा। मौजूद मेहमान अभी में ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ मजीद और पैनल में मेहमान हैं वो भी हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या बात करेंगे पाकिस्तान और ये जो भारत की ये जो कह लीजिए आप एक चलते रहता है एक सिलसिला, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। और अब खेल को भी उसके अंदर शामिल कर लिया गया और ये उस मौके पे शामिल किया गया जब ऑलरेडी वर्ल्ड कप में, अभी जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें पाकिस्तान और भारत का एक मैच भी है जो हमें उनको फेस करना है, उन्हें हमें फेस करना है। उसके बावजूद इस तरह के हथकंडे, इस तरह की जो बुज़दिलाना हरकतें हैं, वो शायद उन्हीं को ज़ेब देती हैं। पाकिस्तान ने ना कभी ऐसा किया है और ना पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा। जी प्लीज मुझे बताइएगा, अगर मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं बिल्कुल बढ़ना चाहूंगा उनकी तरफ। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा ठीक है, चलें जावेद भाई की तरफ चले जाएं, मसला नहीं, जावेद भाई को भी साथ साथ ले लेंगे हम। और मेरी पूरी कोशिश है कि आज एक तो हम सिक्योरिटी पहलू के हवाले से भी जो है जायजा लें, साथ ही साथ क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करें, क्योंकि जो इस वक्त सबसे बड़ा जो खदशा है वो खदशा जी है कि क्या पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट की दुनिया से अलग हो जाएगा। क्या पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के हवाले से जो अपना मकाम बना चुका है, जो इतने अरसे की एक हमने स्ट्रगल की है, फाइट बैक किया है, लास्ट अटैक जब पाकिस्तान की टीम पर हुआ, श्रीलंकन टीम पर, उसके बाद से अब तक जो हमने रिकवर किया है, क्या वो हम खो देंगे? क्या वो वकार हमसे खो जाएगा? रमीज राजा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात यहां पे जो की है वो इस हवाले से है कि पाकिस्तान की टीम के ऊपर उन्होंने बड़ा फोकस किया है। तो आज जब पाकिस्तान के सीनियर साबिक खिलाड़ी और पीसीबी के ऑफिशियल्स मुझे ज्वाइन करेंगे, साबिक ऑफिशियल्स, तो उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी बेहतर हो सकती है। क्या वाकई पाकिस्तान परफॉर्मेंस के जोर पर दुनिया को अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिला सकता है? क्या ऐसा मुमकिन होगा? हम किस पोजीशन में हैं? क्या हम वाकई दुनिया को, अगर हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या वाकई ही हम एक अच्छे सिलसिले को जो है वो बरकरार रख सकते हैं? क्या अपनी पोजीशन को जो है बरकरार रख सकते हैं? तो इस तरफ जो है हम बिल्कुल बढ़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, यकीनी तौर पे आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। मैंने देखा है एक इदारा जिसका आगाज 8 बिस्तरों से हुआ और आज यहाँ लाखों मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। यह है SIUT, जो हमेशा रंगो नस्ल से बालातर रहा, जिसने कभी सिफारिश को गले नहीं लगाया, जिसने कभी गरीब को पीछे नहीं हटाया। जहां गुर्दे, जिगर,
कैंसर और दीगर अमराज का मुफ्त और बाइज्जत इलाज किया जाता है। SIUT की इस कामयाबी के पीछे आप और आपकी ज़कात व अतियात हैं। जियो पाकिस्तान के लिए। On this platform, we will be focusing on the problems youth has to face. We will be discussing issues and coming up with the solutions. Also, we will be focusing on the beauty of Pakistan. Do you like to travel? If yes, you can virtually travel with us across Pakistan. जियो पाकिस्तान के लिए। ना पाबंदी हो, ना कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है पर्दों में छुपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहली नजर और हक की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुल्म और जुर्म के खिलाफ हर बेबस की आवाज की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए ख्वाबों को पाले, आपको रखे आगे स्टार न्यूज। जियो पाकिस्तान के लिए। जब दिल वतन के लिए धड़कता है, तब खुद से भी लड़ना पड़ता है। रगों में जब तब्दीली की उम्मीदें हो भरी, तो सामने जो भी हो बात होती है खरी खरी। जियो पाकिस्तान के लिए। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो खुद को सवालों से ऊपर समझते हैं, आईना दिखाते हैं हम अवाम को भी और समाज को भी। क्योंकि आईना किसी का नहीं, क्योंकि आईना सबका होता है। देखिए मेरे साथ सबसे सही, सबसे दुरुस्त खबरों का आईना, स्टार न्यूज। जियो पाकिस्तान के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना पॉजिटिव सोचते हैं, बट जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, 2 साल में उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आगे तो लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है। थोड़ी सी बिजी लाइफ की वजह से वो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से और जिस तरह से भारत ने एक दफा फिर ये जो बुज़दिलाना हरकत की है, जिस तरह से पाकिस्तान की पीठ में ये जो छुरा घोंपा है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और प्लस इसका लॉस पाकिस्तान को कितना हो सकता है, कितनी जल्दी हम रिकवर कर सकेंगे या कोई बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। इस हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब शकील साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, बहुत शुक्रिया। आप साबिक बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर्स में रह चुके हैं पीसीबी के, और बहुत शुक्रिया सर। आप आज बात करेंगे सर। सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि बताइएगा कि ये जो अचानक एक सिलसिला हुआ, हमारी टीम तैयार थी न्यूजीलैंड के लिए, फिर इंग्लैंड की तरफ से भी मना हो गया। सबसे पहले जरा टीम पे बात कर लें, उसके बाद मैं इस भारतीय मुद्दे पे आता हूँ। कैसे हमारी टीम का मोरल डाउन हुआ होगा या मोरल अप हुआ है? पीसीबी की क्या सिचुएशन है, प्लस पाकिस्तान की टीम फ्यूचर में जो मैचेस खेलने वाली है उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, ये बात ठीक थी कि जब ये वाकया हुआ है, यानी कि खेल से थी तकरीबन 3-4 घंटे पहले जी न्यूजीलैंड की टीम ने अपना विजिट कॉल ऑफ किया है, कैंसिल किया है, तो एवरीबॉडी वाज स्टन्ड, शॉक्ड। और ये हकीकत बात थी कि लड़कों पे भी और कौम पे भी एकदम ही आपको पता है कोई इस तरह कोई चीज ऊपर से नहीं आगे गिरी। तो वैसे हुआ था, लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है हमारे खिलाड़ियों की T20 टीम, तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको कहा है कि आप ये जो है ना न्यूजीलैंड का और ये इंग्लैंड का दोनों का जो डिसीजन है इसको भूल जाए, ठीक है, आपने मैदान में जाना है और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ही मोटिफिकेशन सिर्फ इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, और उन्होंने सही मोटिफिकेशन की है इनकी कि ये सारे लड़के जो है ना आप मेरा ख्याल है कि उस शॉक से या उस सरप्राइज से बाहर आ चुके हैं। वैसे भी आपको पता है वो 17 तारीख थी, मगर उसके बाद फिर इंग्लैंड ने भी ये डिसीजन लिया। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इंग्लैंड के साथ काफी कांटेक्ट किए गए थे। चेयरमैन पीसीबी ने भी ईसीबी के चेयरमैन से राब्ता किया था, उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जी ये हमें परसेप्शन आप बताया जाए, पहले इंफॉर्मेशन दी जाए, और ऐसी पाकिस्तान में कोई सूरत हाल नहीं है। आपको पता है जी जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में सेकंड टू नन है, और दुनिया में भी उनको बहुत रिगार्ड किया जाता है, उनका कोई मैच ही नहीं है। तो ऐसा थ्रेट तो है ही कोई नहीं था। फिर दूसरी बात है कि कोई एक पत्थर भी नहीं लगा किसी बस को। पाकिस्तान टीम भी उनके साथ ही दूसरी बस में ट्रेवल करती थी। 4-5 दिन हो गए आप पिंडी स्टेडियम आ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो इट वाज अनकॉल्ड फॉर के टूर को कैंसिल किया जाए। अब सर जरा बात कीजिएगा, ये जो थ्रेट मिला और आज पता चला कि भारत से वो ओरिजिनेट हुआ था, उसका ओरिजिन मुंबई भारत है और फेक आईडीज और वीपीएन का इस्तेमाल करके डिवाइस को यूज करके किया गया। इस बारे में सर क्या राय रखते हैं भारत के हवाले से? देखिए ये भारत ने ना पुरानी टैक्टिक्स करता है। आपको याद होगा 2009 में श्रीलंका पे भी अटैक हुआ था, मैं भी उस वक्त कजाफी स्टेडियम में था। अच्छा। और फिर उसके बाद कई साल पाकिस्तान को लगे कि फॉरेन टीमें आने शुरू हुई, हमारे ही दौर में आई थी। शहरियार साहब चेयरमैन थे और नजम सेठी साहब थे, तो फिर ये टेमें आनी शुरू हुई थी। हमने बहुत एफर्ट की थी, फिर PSL के मैच कराना शुरू किए थे। ये जो थ्रेट हुआ है ये आप जो समझेंगे एक किस्म का टेररिज्म है कि आपने पहले एहसान के नाम पे एक फेक आईडी बनाई और फिर एक खिलाड़ी की वाइफ को आपने कहा। मेरी इत्तलात में 4 खिलाड़ियों को इन्होंने थ्रेट्स किए थे, मगर फिर भी नहीं रुके थे। आपको पता है कि टूर पे तो आ गए थे, पाकिस्तान में लैंड कर गई थी न्यूजीलैंड की टीम। उसके बाद इन्होंने जो दूसरा आईडी बॉम्बे से यूज किया है ओम प्रकाश का, और उसने फिर हमजा अफरीदी के नाम से सिंगापुर से जाके फिर उसने अपने थ्रेट्स वहां पे भेजी हैं, जिससे अब जाहिर है कि खिलाड़ी हैं या न्यूजीलैंड की टीम है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात की थी कि आप ये नहीं करें, हमारे मुल्क में ऐसा कोई नहीं, ये हॉक्स है, ये सब जाली और फेक है। ठीक है, तो आप इससे घबराए नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है और आपको अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत ने एक घिनौना किरदार अदा किया है और हमेशा से करता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी करता है। अब ये साजिश जो है ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ है, लिहाजा भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान को पूरी तरह मैदान में आना चाहिए और किसी को गलतफहमी भी नहीं रहनी चाहिए कि असल में ये भारत ही है जो खेलों को भी खराब कर रहा है, सियासत को भी खराब कर रहा है और अपनी खफकी को मिटाना चाहता है किसी तरीके से। हालांकि उसमें आपको पता है कि अफगानिस्तान के इस सारे सिनारियों में जरा पॉलिटिकल बात है, बड़ी शर्मिंदगी भी हुई और फिर अजीमत उठा के वहां से जाना भी पड़ा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खेलों में इस तरह का टेररिज्म पैदा करें और खिलाड़ियों को थ्रेट करें। मेरा ख्याल है कि भारत को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने अब इंटरपोल से भी राब्ता किया है, उसको सबूत भी दिए हैं। और मेरा जो आइडिया है
कि कोई ना कोई एक्शन किसी न किसी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे, आईसीसी की सतह पे पाकिस्तान अगर एग्रेसिवली करेगा तो इंशाल्लाह ताला भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है इसके अंदर भारत में किस हद तक लोग मुलविस हो सकते हैं? क्या ये किसी आम शख्स की कार्रवाई हो सकती है, किसी इदारे की कार्रवाई हो सकती है, या आपको लगता है हुकूमती या वहां के जो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। ठीक है, ठीक है। ये जी शकील साहब, प्लीज चेक कीजिएगा। शकील साहब को मैं सुनने से कासिर हूं, जैसे शकील साहब मेरे ख्याल में उनको दोबारा रिकनेक्ट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब मेन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जिस तरह इंटरपोल का जिक्र किया, जिस तरह आईसीसी, ऑफ कोर्स आईसीसी में तो ये बात जाएगी, इसके अलावा वो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम जा सकते हैं, जहां पे जाने के बाद हम दिखा सकते हैं जी ये देख लें ये हमारा पड़ोसी कर रहा है और अब आप बताएं हम क्या करें? तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए। मेरे ख्याल में रमीज राजा साहब, अच्छा ये उस वक्त पे सब हो रहा है जब रमीज राजा साहब ने अभी कुछ दिन कबल ही ये नई कुर्सी संभाली थी और अचानक उनकी आमद के बाद ही इस तरह की सिलसिला शुरू हो गया। तो रमीज राजा साहब के लिए भी आई बिलीव कि काफी टफ हो गया होगा, और बट आई एम वेरी मच श्योर बिकॉज जितना रमीज राजा साहब का तजर्बा है, जितनी उनकी जी अच्छा ठीक है अच्छा चले ठीक है। साजिद भाई भी आ गए। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक जी मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया साजिद भाई। शकील भाई भी हमारे साथ हैं। शकील साहब आपसे मैं बात कर रहा था, जरा साजिद भाई की भी कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। साजिद भाई आपकी बात सच साबित हो गई। आप जो बार बार पिछले प्रोग्राम में एक ही बात कर रहे थे कि भारत है भारत है भारत है, और आखिरकार आज प्रूफ हो गया कि भारत ही निकला। क्या कहेंगे? देखिए बहुत कुछ कहने को है और क्यों ना कहेंगे, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है और हमारा 1947 से भारत हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान को कहीं भी किसी मोड़ पे पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देख नहीं सकता और उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी पाक फौज इतनी बड़ी हो, पाक फौज की सिक्योरिटी इदारे इतने अच्छे हों और हमारी तुम्हारी सिक्योरिटी ने इतना काम किया जिसपे भी हम फख्र से उसको सलूट करें कम है। बात सिंपल सी है, पाकिस्तान को अब जोड़ना चाहिए, पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक पेज पे आना चाहिए। क्रिकेट वो सियासत में नहीं लाना चाहिए। भारत हमारा क्रिकेट की हमारा बेस है, क्रिकेट हमारा कौमी खेल है, क्रिकेट हमारा फैशन है, 22 के इमाम है, जिसकी पाक फौज जो यकीनी तौर पर क्रिकेट लवर है, जिसकी आर्मी चीफ सब कुछ एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो और हमसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान ज्यादा क्रिकेट समझ हो और क्रिकेट की गहरी नजर हो, तो पाकिस्तान की आवाम कितनी क्रिकेट लवर होगी। प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम जो है खुद एक साबिक कप्तान वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर और बहुत सिंपल सी है, पाकिस्तान को क्रिकेट से अलग नहीं कर सकते। आईसीसी ने कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करी। आज के मौजूदा जो पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा जो पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट मैच खेले हैं, 2 सेंचुरी बनाए, वर्ल्ड कप 90 को खेला है और मेरे ख्याल में 190 वनडे खेले, 9 सेंचुरी बनाई है। मगर एज ए कमेंट्री, एज ए क्रिकेटर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे कप्तान भी रहे 84 में अगेंस्ट श्रीलंका में, अगेंस्ट श्रीलंका के खिलाफ खेले। पर ये जो जिम्मेदारी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। अब रमीज राजा को फ्रंट पे आना पड़ेगा और आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, रमीज राजा को इस टीम के साथ 2020 वर्ल्ड कप में साथ जाना चाहिए और साथ इस टीम के साथ रहे, मेंटोर बन के जाएं और इस टीम के साथ जब पाकिस्तान का इतना बड़ा, पाकिस्तान की अगर रमीज राजा इनका इमरान खान के बाद रोल मॉडल है ना, तो मैं ये समझता हूँ रमीज राजा, मैं ये आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग कर रहा हूँ, तो रमीज राजा को फ्रंट पे आना चाहिए और लड़कों को मोटिवेट करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ क्रिकेट खेले, हम 89 में वेस्ट इंडीज जा रहा था तो मैं किसी वजह से नहीं जा सका। इमरान खान है, 22 करोड़ में इमरान खान एक ही आया, मगर उस जैसा इमरान खान अब पाकिस्तान के बाद नहीं है, सॉरी उससे क्रिकेट में नहीं है। उस जैसा कप्तान, उस जैसा ऑलराउंडर बनने के साथ साथ ग्राउंड में काम लेना आना चाहिए। बाबर आजम सॉरी से उस तरह का कप्तान नहीं है, फरन ऑफ लीडिंग हम बात करते हैं, उस तरह के फैसले नहीं कर सकता। आपने लड़कों पे इतना प्रेशर डाल दिया, हाथ तो अभी से भूल गए। आप 24 तारीख को मैच खेले जा रहे हैं इंडिया से और आपकी जो टीम है सिफारिशों की टीम है। अगर आसिफ की बात करूं, सबसे पहले तो मैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज के साथ खुल्ला मेरिट का कत्ल हो रहा है, इसमें कोई कहने वाला नहीं है। आप शोएब मलिक की बात करो, आमिर की बात करो, वहाब राज की बात करो, इनको टीम होना चाहिए। तो ये सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो बात क्या हो रही है इंडिया, आपको पता है 2009 में आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, सारी जो आईपीएल में इंग्लैंड के जो कप्तान है मौजूदा, सारी शरारत उनकी है। उन्होंने आईपीएल की
सकता है। 100% IPL की जो चमक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डॉलर में इतनी चमक है, इतनी चमक है, ये सारे बिक जाते हैं, मुझे याद है आपके बिक जाते हैं। तो मेरे भाई बात ये है, आप पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका के साथ प्लान बी पे जाना चाहिए। आपको यहाँ पर स्ट्रांग होना चाहिए। आईसीसी में आप कहाँ आंखें डाल के बात करेंगे मेरे भाई? आईसीसी का तो वही है, अगर न्यूजीलैंड का जो बनाया है चेयरमैन, तो किसने बनाया? इन्होंने बनाया ना। तो 95% इनका पैसा लगा हुआ है। इनकी लॉबी तोड़नी पड़ेगी। बिग थ्री दोबारा हो गया है, बिग थ्री दोबारा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बिग थ्री हो गया ना ये। तो बिग थ्री ने आपको बता दिया हम कितना का जो जोर है। आपको जोर तोड़ने के लिए आपको अपनी लॉबी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आपके जो एक्स क्रिकेटरों को आईसीसी में भेजना पड़ेगा, लॉबी बनानी पड़ेगी। जिस तरह आप मुझे एक बात बताइए, आप भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप चंद पसंद चैनल पे ना जाए रमीज साहब, सबको प्रोग्राम में टाइम दें, इंटरव्यू दें सबको। आप अपने अगर एयर वाई पे जा रहे हैं, जियो पे जा रहे हैं, सब जगह आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि सब चैनल आपके लिए, मुल्क के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कोई बात थोड़ी हुई आपने अपने चांद दोस्तों को आपने प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के सभी बनने को चाहिए। तमाम पाकिस्तान का जो जहाँ जहाँ मीडिया है, जहाँ जहाँ तमाम दुनिया में देखा जाए, सबको पीसीबी के चेयरमैन को आना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। थोड़ी आपने चंद अपने दोस्तों को इंटरव्यू दे दिया और उसके बाद तमाम मीडिया वाले जो है, क्योंकि मीडिया तो अपने पाकिस्तान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, अपने फ्राइज अंजाम दे रहा है। तो क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। चलें साजिद भाई, मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूं, मैं बिल्कुल वापस आता हूं। मुझे बताइएगा, अगर ब्रिगेडियर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर सैयद जी, ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसके बावजूद कि आज आप अपने आबाई शहर में हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने स्टार न्यूज का वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, आज मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात करना चाह रहा हूं दिफाई तज्जियाकार से इस हवाले से, और मेरे ख्याल में आप बड़ी गहरी बसीरत भी रखते हैं तमाम तर मौजूआत के हवाले से। सर, सबसे पहले बताइएगा, भारत ने दोबारा से पीठ पे एक छुरा घोंपा है, और इससे पहले भी वो आपको पता है बुज़दिलाना हरकतें करता रहता है और बदनाम हुआ बुरी तरह। आज फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, बदनाम हो गया। भारत की इस साजिश को कैसे देखते हैं सर? देख लो, ये हिंदी का वो है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, तो इसी पर वो अमल पैरा है। अगर हम कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ कोई दुश्मनी निभाएगा, हमारे नेकनामी का या शोहरत का बाइस बनेगा, या हमारा दोस्त बनेगा, तो ये हमारी खामख्याली है जी। और ये मेरे ख्याल में कि खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। ठीक है, इंडिया आपका अजली दुश्मन है, और आपके जो भी पॉलिसीज होते हैं जो स्ट्रेटेजिक के लिहाज से, एडिक्शन से, सिक्योरिटी के लिहाज से, तो वो आपके फ्रॉम मतलब है कि इनिशियल वार से लेकर आपको 5th जनरेशन वार तक, हाइब्रिड वार तक, जितने भी हरबे हैं, जितने भी टूल्स है, जितने भी आपके स्ट्रेटेजीज के मुख्तलिफ मेवर है, उसको आपने अलर्ट भी रखना है, और उसके लिए आपको एक काउंटर और उसके साथ एक क्विक प्रो को 2 किस्म के रिस्पॉन्सेज हर वक्त तैयार होना चाहिए। मैं तकरीबन 10 दिन से, क्योंकि मैं इंडियन चैनल्स पर था, और वो जिस तरीके से बुलाए हुए थे, और जितनी उनके हुकूमत को अफगानिस्तान में जितनी एम्बेरसमेंट और जहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ी थी, तो वो जरूर कोई न कोई हरकत उन्होंने करनी थी, बिल्कुल। और पहले भी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि या तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, और वो पाकिस्तान पर मलबा डालेंगे दहशतगर्दी का, या अगर नहीं तो वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, या केवल या इस तरह के किसी मैदान में हाइब्रिड वॉर का आगाज कर दिया है, हाइब्रिड ताकि पाकिस्तान को वो दुनिया के सामने उसको एक एम्बेरस कर सके। अब उन्होंने ये जो उनका है, आप यूरोपियन उसका इंफॉर्मेशन लैब में आपके पास प्लेथोरा ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब है कि कितने फेक अकाउंट्स, कितने उनके फेक लोगों को उन्होंने दोबारा रिजरेक्ट कराकर, दोबारा जिंदा कराकर उनके अकाउंट खोले, उस पर आप उनको सामने ले जाते। फिर कश्मीर में जो मसाले में आप ICJ में चले जाते, जेनेवा कन्वेंशन उसमें चले जाते। अभी हम क्या क्या कर सकते हैं सर? पाकिस्तान को आपका ख्याल में किस किस फ्रंट पे जाकर अब ये सबूत पेश करने चाहिए और अपना मुकदमा लड़ना चाहिए? देख लो, एक तो ये इंटरपोल वाला है, वो अलग है। ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपके पास जो क्विक प्रो को होता है, वो ये है कि न्यूजीलैंड को अगर ये थ्रेट मिला था तो उन्होंने पाकिस्तान से शेयर क्यों नहीं किया? वेरी वैलिड पॉइंट। क्योंकि न्यूजीलैंड भी, इसका मतलब है कि ऑन बोर्ड था,
अगर वो ऑन बोर्ड न होता तो फिर उनके प्राइम मिनिस्टर से जब प्राइम मिनिस्टर लेवल पर बात होती है तो उसका लिहाज रखा जाता है, वो लिहाज भी नहीं रखा गया। इसका मतलब है कि ये एक ही मेरे ख्याल में इसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और ये जो क्वाड इधर बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वगैरह ये शामिल है, ये भी इसमें मुलव्विस है, क्योंकि जाहिर है न्यूजीलैंड जहाँ पर वाक़ और जिसके देर असर है और तो वही असर उन्होंने लेना था। अब जो इन्होंने ये हरकत की और इसके बिल्कुल साथ साथ फिर इंग्लैंड ने भी उसको मनसूख किया, तो इसका मतलब है कि पहले से ये जाल बना हुआ था। इट वाज ए स्पाइडर नेट और स्पाइडर नेट में हमें फंसाना था। अब इसमें पाकिस्तान को नंबर 1 ये कर कि जब तक उनके साथ कभी भी नहीं खेलेंगे, जब तक इस पर वो माजरत नहीं करते। दूसरा वो जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हमें केस ले जाना चाहिए। हालांकि वहां पर इतना वो नहीं है जाहिर कि उनके वोट्स वगैरह ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद। और तीसरी बात ये है कि इंडिया के लिए जो भी इस किस्म की हरकत करते हैं उसके लिए उसी तरह का 5th जनरेशन वार का एक रिस्पॉन्स, इसके अलावा अगर टेररिज्म कर तो उसका एक रिस्पॉन्स, और इसके अलावा कश्मीर फ्रंट को आपने गर्म रखना है तो तब उनका कोई मतलब है कि जो उनकी वल्नरेबिलिटीज है या उनके जो सॉफ्ट एरिया है उनको आप एक्सपोज कर सकते। तीसरी बात ये है कि आप खालिस्तान मूवमेंट को बिल्कुल दोबारा जिंदा कर दे। अब 1 to 1 मतलब है कि आपने ये नहीं सोचना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब हमें हर फ्रंट पर जाकर लड़ना चाहिए और अब क्लियरली हमें जो है वो हर फ्रंट को ओपन कर देना चाहिए, सर ये कह रहे हैं। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। शकील साहब, सर जी सर, आपकी बात उस वक्त कुछ अधूरी रह गई थी, इसी हवाले से आप बात कर रहे थे कि किस किस फ्रंट पे जाकर हम इस मुकदमे को लड़ सकते हैं। तो पहले आप वो पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं अगला सवाल सर आपके। जी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खेल है ना, एक तो आप चले गए हैं इंटरपोल में, बड़ा अच्छा किया। दूसरा आपको आईसीसी के प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है सर, जहाँ पे इंडिया जो खुद अपने आप को एक प्रधानमंत्री चीज समझता है, वहां पे इंडिया को एक्सपोज करने की जरूरत है कि असल में ये इंडिया है जो इंटरनेशनल खेल को खराब कर रहा है और उसमें टेररिज्म और इस तरह बायलैटरल सीरीज को हिट कर रहा है। तो आईसीसी हालांकि बड़ी ब्यूरोक्रेटिक किस्म की ये ऑर्गेनाइजेशन है, मगर अगर पाकिस्तान वहां से सपोर्ट ले ले तो इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ इकदाम हो सकते हैं। फिर जो तीसरा प्रोग्राम है वो ये है कि आप आलमी सतह पे सारे लोगों को बताएं और ये पाकिस्तान में जितने नुमाइश हैं इनको बुला के फॉरेन ऑफिस में ब्रीफ किया जाए कि भाई, ताकि दुनिया को पता लगे कि इंडिया ने ये क्या खेल खेला है, कौन सी स्पाइडर वेब बना के, किस तरह फेक आईडीज करके और फिर पाकिस्तान की इस तरह ये सीरीज को कैंसिल करवाया है। और ये खेल देखें इंडिया में भी होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये कोई ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है। ये तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्रिकेट की फ्रेटर्निटी है जो सारे ममालिक आपस में बायलैटरल सीरीज खेलते हैं और आईसीसी के मैचेस भी खेलते हैं। ये तो बड़ी ही कानूनी हरकत है और बड़ा घटियापन है, बुज़लाना इकदाम है जैसे आपने कहा, और इसको रोकने की अशद जरूरत है। और हर फोरम पे, चाहे वो मैं कहता हूँ यूएन में ये अब इजलास हो रहा है, आपको पता है, यूएन में भी पाकिस्तान अब तो करना चाहिए जिक्र, मेरे ख्याल में ये आज की नहीं प्रोसीडिंग्स पूरे सबूत के साथ वहां पे जिक्र करना चाहिए और प्रेजेंटेशन करनी चाहिए पूरी दुनिया के फोरम में कि ये भारत जो है ये घटियापन पे उतरा हुआ है और ये खेलों में ना सिर्फ सियासत बल्कि टेररिज्म के जर्म्स और वो ला रहा है, जिससे इस खेल को बड़ा नुकसान हो रहा है, खेल को नुकसान। अच्छा, अब जरा बात कीजिएगा, मैं साजिद भाई से भी इसके ऊपर पॉइंट लूंगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस कर लूं ये एशियन ब्लॉक बनाने की जो बात है रमीज राजा साहब की तरफ से कि एक एशियन ब्लॉक होना चाहिए, हमें फ्रंट पे आना चाहिए, इस हवाले से सर आप क्या राय रखते हैं और ये कितना एशियन ब्लॉक? देखें एशियन ब्लॉक में ना 5 ममालिक तो ऐसे हैं जो टेस्ट खेलते हैं, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। अब इंडिया तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं जैसे नेपाल है, जो छोटे ममालिक हैं। अब तो देखें ना, ये क्रिकेट तो आपको पता है कि एशिया में सारे तकरीबन ममालिक खेल रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉक हम बनाए जिसमें मतलब टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज चार तो यकीनी तौर पर आ सकते हैं। क्या वो हमारा साथ देंगे इंडिया के अगेंस्ट? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान कैसे ताल्लुकात हैं क्रिकेट बोर्ड के उनसे? नहीं, बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश तो देखे टीम भेजने को तैयार था कि सेकंड टीम भेजे, अच्छा, मगर वो लॉजिस्टिक की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। श्रीलंका भी तैयार है, ठीक है। तो बाकी जो ममालिक हैं जो मतलब है कि आप एसोसिएट मेंबर जिनको कहते हैं आईसीसी को, उनको भी साथ मिला के अच्छा खासा एक ब्लॉक बन सकता है इंडिया के। ब्लॉक बन सकता है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड द राइट टाइम टू डू दैट।
साजिद भाई सर, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? पहले जरा बात कीजिएगा ये ब्लॉक बनाने के हवाले से, एशिया में हमें किस तरह स्ट्रांग होना है। सेकेंडली फिर मैं टीम परफॉर्मेंस के ऊपर आपसे कुछ बात करूंगा। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शकील शेख पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, 22-23 साल उन्होंने पाकिस्तान की डेफिनेटली पाकिस्तान कोर्ट में इन्होंने काम किए, तो उनके दौर में और नजम सिटी के दौर में क्रिकेट आई है। यकीनी तौर पर उनको सलूट पेश करता हूँ, मैं उनको सलाम नहीं, हीरो है हमारे शकील भाई। जी जी, बहुत प्यारे आदमी है, और मैं तो हम खेलते हम जाके खेलते थे, बड़ी खिदमतगार आदमी है। और आज भी डायमंड क्रिकेट में इन्होंने जो काम किए हैं, ये पाकिस्तान के लिए बोल का सबूत है। पाकिस्तान का खूबसूरत स्टेडियम, मरहूम अब्दुल कादरी दुनिया से चले गए, उनके मेरा बेहतरीन स्टेडियम बनाया। बात क्या हो रही है, जो शकील शेख साहब ने बात की, देखिए बांग्लादेश तो मैं नहीं वादा का उनसे कर सकता, श्रीलंका हमारे साथ खड़ा होगा, और जो दूसरी टीम मालदीव वगैरह जिसकी बात की जा रही है, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर बात क्या हो रही है, जो हमारे एक्स के नजम सिटी की बात करूं, जिससे उन लोगों से बात करूं, उनकी खिदमत का फायदा लेना चाहिए। पाकिस्तान को जोड़ने की बात हो रही है, जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर जो उन्होंने काम किए ना, उनको लेके चलना चाहिए। इंडिया को तो मुंह की खानी पड़ गई, शर्म कर ले, कोई हया कर ले। अब न्यूजीलैंड को ऑफर दे रहा है हमारे मुल्क को आगे खेले, नाला तो ऐसे मुल्क पे जिससे वार करता है। मैं कहता हूँ डूब के मर जाए इंडिया पाकिस्तान को कभी भी फलते फूलते नहीं दे सकता। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर आए, और हमने 92 वर्ल्ड कप जीता है, 2009 वर्ल्ड कप जीता है, और हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और शकील भाई को याद होगा, हमने 87 में वर्ल्ड कप कराया है और 96 में वर्ल्ड कप कराया। तो पाकिस्तान वर्ल्ड ब्रांड है, उनकी अपनी एक साथ है, अपनी एक पहचान है। तो बात सिंपल सी है, हमें अपने साथ जो है ना, इन सबको लेके चलना है। मैं रमीज राजे की बात नहीं कर, सबको लेके चलना है। बात जो हो रही है, हम बात कर रहे हैं किस तरह पाक फौज इसके साथ खड़ी हो, तो पाकिस्तान की यकीनी तौर की पाक फौज इतनी उसकी सिक्योरिटी इदारे इतने मजबूत हो, तो सिक्योरिटी का तो मसला ही नहीं था मेरे भाई। कोई डूब के मर जाए, कोई शर्म करें, कोई हया करें, ये तो मुंह कहते हैं ना। मैंने जो आपको ब्रेकिंग दी है, वो इंग्लैंड की सारी शरारत है भाई, उन्होंने इस्तेमाल किया कंधा। लेकिन हमें इंग्लैंड से शायद ज्यादा मायूसी नहीं हुई साजिद भाई, इंग्लैंड से ज्यादा मायूसी हुई है, बिकॉज हमने उनको बड़ा सपोर्ट किया था इन लास्ट ईयर। भाई हमने जब कोई दुनिया की कोई टीम हम नहीं देखें, कोई टीम नहीं जा रही थी, हम गए। हमारे वसीम खान जो रबड़ स्टैम है, जो नाहल है, जो इम्पोर्ट क्या है, वो भागे आए, भाई हमें जाना है इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड जाना है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो हम वहां चले गए, 14 दिन हमने क्वारंटाइन में रहे। उसके बाद हमने उनको सपोर्ट करी, वहां पर कोई नहीं जा रहा था, हम गए। तो हमारी खिदमत को तो सुता नहीं सकते। और हमने इंग्लैंड ने जिस तरह धोखा दिया, सारे प्लेयर उनके एक्स प्लेयर बोल रहे, तो उनको तो मुंह की खानी पड़ रही है ना, मौजूदा उनकी इंतजामिया है। तो बात ये शरारत जो करी है इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, ये अच्छी नहीं की। और आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया आएगा, ये तमाम चीजें नहीं आएंगी। इन चीजों को भुला के हमें आगे जाना चाहिए। इंग्लैंड ने किया, जिनकी इंग्लैंड टीम के कप्तान का बयान आ रहा है, इंग्लैंड के एक्स कैप्टन का बयान, वो चाह रहे हैं दुबई में आके हमसे खेलने। बिल्कुल, काफी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं। सारे देखिए, दुबई में जाके हम क्यों खेलें? हमारी होम सीरीज में जिसको आगे खेलना है खेलें। अच्छा इनिशिएटिव है, डेफिनेटली वी सपोर्ट, एवरी पाकिस्तानी सपोर्ट्स दिस डिसीजन कि हम होम ग्राउंड पे ही खेलेंगे, न्यूट्रल ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे। दिस इज अ गुड डिसीजन। बिल्कुल, और यही चीज अब जरा सा टीम परफॉर्मेंस की बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आज मौका मिला आपसे बात करने का भी, शकील साहब से भी। मुझे सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपने कुछ खदशात का इजहार किया, आपने कहा सीनियर खिलाड़ियों को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, एक आपको वो गलत लगा, थोड़ा सा मजीद बताइए। चले वो तो हो गया जो होना था, अभी जो करंट हमारी टीम है, इसको आप कैसे इवेल्युएट करेंगे? प्लस वर्ल्ड कप के लिए हम कितने तैयार हैं क्या? क्योंकि आप बड़ा तजर्बा रखते हैं इस हवाले से, खुद हिस्सा रह चुके हैं क्रिकेट टीम का, तो क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, अब यहाँ फकर को ही होना चाहिए, उस्मान कादिर जो है, मगर आपको पता है वो भी आ जाएंगे, मगर फकर का होना बहुत जरूरी है। आसिफ का जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, शोएब मलिक का 100% होना चाहिए, सीनियर का कोई नेमल बदल नहीं है। और शोएब मलिक अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेला, दोबारा इन्होंने टीम जो अनाउंस की है 19 खिलाड़ियों में, तो मेरे अपने जराए बताते हैं नेशनल 2020 हो रहा है, शकील भाई भी इस पर इत्तेफाक करेंगे, फकर तो टीम में आ जाएगा 100%, उस पर कोई दो राय नहीं है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो मौजूदा ये 2020 जो 120 बॉलों का वर्ल्ड कप खेला जाएगा ना, दोनों मैच बहुत ही प्रेशर मैच है। अगर इंडिया की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, मतलब रन ऑफ लीडिंग हम बात करते हैं ना शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में। देखें, शकील भाई को भी पता है, सरफराज ने 3 साल पाकिस्तान की कप्तानी करी, वर्ल्ड कप्तान था, बेहतरीन कप्तान था। मैं ये नहीं कह रहा रिजवान बहुत बेहतर कार्य कर दिया, मगर रिजवान को और सरफराज को रखना चाहिए था। मेरा मौका स्टेट भी है, जब मुल्क की बात आ जाए, जब मुल्क को जोड़ने की बात है, सीनियर खिलाड़ी को क्या वजह हो सकती है ना रखने की? जा रहा है, क्या वजह आपको लग रही, क्यों नहीं रखा? ये तो
आप तो शकील भाई मुझसे ज्यादा बेहतर बता शकील भाई से पूछ लेते हैं। शकील भाई आप क्या राय रखते हैं हमारी करंट टीम के ऊपर और इनकी परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं आप आगे इन फ्यूचर? नहीं, मैं तो देखो साजिद भाई से भी एग्री करता हूँ, बड़ा नाम है, लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊं कि इस टीम में 4-5 चेंजेस की बड़ी सख्त जरूरत है। फखर का तो आना ही जरूरी है, फिर हार्ड हिटिंग बीच में शर्जील वगैरह अगर आते तो वो बहुत अच्छा होता, सरफराज आता, फिर शुएब मलिक का बड़ा जरूरी है। तो ये शामिल किया गया उनको? इंडिया के साथ पहला मैच है, आसिफ, इंडिया के साथ पहला मैच है और ये जीतना है। मेरे लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये कुट लगानी है, फैंटी लगानी है इंडिया की, जो उन्होंने हरकत की लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। उसका बदला ये है कि खेल के मैदान में इनसे बदला लिया जाए। बिल्कुल लगाएंगे। अब जरा थोड़ा सा इस पे बताएं ना अपने तजर्बे से, क्यों लग रहा है आपको सरफराज को, शुएब मलिक को, वहाब को टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया? नहीं, इसलिए नहीं शामिल ना करना, देखे ना, मैं तो मोहम्मद वसीम की जो सिलेक्शन है ना, इसको बड़ा डाउटफुल देखते इस मौके पे उन्होंने कोई अच्छी टीम की सिलेक्शन नहीं की। मतलब जो आउट ऑफ फॉर्म थे, ये आसिफ अली वगैरह हो गए, ये नहीं होने चाहिए थे, शुएब मकसूद भी नहीं होना चाहिए था। ये लोग जो है ना, ये मतलब है कि इंटरनेशनल प्रेशर लेने वाले नहीं है, ये डोमेस्टिक में खेल जाते हैं, अच्छा चक्के चुक्के मार लेते हैं, फिर इनका स्ट्राइक रेट भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है ना, ऊपर से आपका ठीक है कि रिजवान और बाबर अच्छा खेलेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। और बीच में अगर थोड़ा सा आप देखें तो हफीज का थोड़ा सा आदमी को हौसला मिलता है कि चले अच्छा है, लेकिन बाकी जो है नीचे तक आपको 7 नंबर तक चाहिए। अभी तो लोग कह रहे हैं कि फहीम अशरफ को भी होना चाहिए था। मुझे लगता है ये जो T20 कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान का डोमेस्टिक, इसमें जब लड़के परफॉर्म करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 3-4 चेंजेस होनी चाहिए। हालांकि चेयरमैन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौम भी सपोर्ट कर रही है, और मैं भी दिल से, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते, इसमें कोई शक नहीं है, मगर चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। मैं सैयद साहब जी सर, आप काफी देर से गुफ्तगू सुन रहे थे, मुझे जरा आप ये बताइए कि पाकिस्तान जो है खास तौर पे पूरी आवाम इस वक्त डिमोटिवेटेड है, जिस तरह की आज ये हरकत हुई है, तो पाकिस्तान की आवाम को जरा बताइएगा, पाकिस्तान क्या दुनिया से अलग किया जा सकता है? क्या इस तरह की जो हरकतें करता है भारत या कोई भी मुल्क, क्या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या हम दुनिया से अलग हो सकते हैं? सर क्या कहेंगे पाकिस्तान की आवाम से? इस वक्त आवाम बाकी सुनना चाहती है कि हो क्या रहा है बेसिकली। देख लो, ये दचका तो लगा है, मायूस हुआ है जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बिहेव किया, और फिर जिस तरीके से क्रिकेट फैन मैदान में मौजूद थे और उसके बावजूद इस किस्म की हरकत हो गई, तो यकीनी तौर पर जो क्रिकेट लवर्स है या जो भी खेल होगा उसके जो लवर्स होते हैं तो उनको मायूसी तो होती है, और फिर गुस्सा भी आता है कि उसके पीछे इंडिया का हाथ है और इंडिया ने फेक आईडी से मैसेज इनिशिएट किया है बंबई से और किसी उसके रिश्तेदार को। तो इसका मतलब है एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि कौम का जो गुस्सा है, और फिर जो जिसको इल्जाम दिया जाता है ताकि उसको मुजरिम को कटहरे में जो भी उसके लिए फोरम्स हो उसमें लाया जाए। दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सेशन जारी है, वहां पर मेरे ख्याल में हमें एक करारदाद जो आप लोगों के स्पेशली जो मीडिया का है कि बियॉन्ड बाउंड्रीज, तो मेरे ख्याल में कि अगर हम ये कहें कि स्पोर्ट्स बियॉन्ड बाउंड्रीज हो तो ये एक बेहतर करारदाद होगा इस मौके पर अगर पेश किया जाए, क्योंकि फिर इस वाक़े के साथ इसको नज़दीक किया जाकर फिर इसको याद रखा जाएगा कि ये करारदाद क्यों पेश हुई थी, और अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा मंजूर करती है कि भाई इसमें क्रिकेट जो भी खेल हो वो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए, उसमें थ्रेट्स नहीं होने चाहिए, उसमें बाइकॉट्स नहीं होने चाहिए, और वो उसको पॉलिटिक्स के नजर नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये जो स्पोर्ट्स बियॉन्ड बाउंड्रीज हो ये भी एक किस्म का इंटरनेशनल करारदाद बन सकता है, और फिर इसके जो रेफरेंस होंगे वो इंडिया के बारे में होंगे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के मुख्तलिफ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, या ये है कि हम एक दस्तखती मुहिम भी शुरू कर दे जिसमें डोमेस्टिक हमारे जितने क्रिकेट प्लेयर्स हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल जो है उनसे दस्तखत दिया जाए कि अगर इस किस्म की चीज होती है तो आपका क्या रिएक्शन, मतलब एक ठीक हो गया। क्रिकेट कम्युनिटी तमाम लोग तो बहुत मुत्तहिद हैं इसमें, देखा भी जा रहा है, सब इस पे बात करें। साजिद भाई आपको मैं मौका दे रहा हूं, भारत को क्या पैगाम देंगे जाते जाते, क्योंकि आपने ही इस बात को शुरू किया था पिछले प्रोग्राम से, आप ही खत्म कर दें, इस बुज़दिल दुश्मन को क्या पैगाम देंगे एज अ स्पोर्ट्समैन?
शर्फ से डूब मर जाएं, शर्म का मुकाम है। भारत को मुंह की खानी पड़ गई, हर प्लेटफॉर्म पे जलील हो गया, जलील खार हो गया, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पूरी 22 को एक है, तमाम लोग एक हैं और भारत को इंशाअल्लाह ताला आगे भी मुंह की खानी पड़ेगी। मगर जो शकील शेख साहब बात कर रहे थे, मैं इसको आगे एक बात करूं, रोहिल नजीर जो बच्चा मोस्ट टैलेंटेड विकेट कीपर था, ये मोहम्मद वसीम ने मैरिट का खुला कत्ल किया कि वो शकील शेख साहब, उसको शकील शेख ने तो पूरे पाकिस्तान के बच्चों को प्रमोट किया है, किसी की भी तो उठा अभी डोमेस्टिक में पता चल जाएगा ना कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इस पे फिर आगे हाइड है। मगर बताना इस जरूरी था, उस बच्चे को सजा इसलिए दी, शकील शेख साहब की टीम क्या देखे, मोहम्मद वसीम के दौरे पॉलिसी वाले जब न्यूजीलैंड चले गए थे, शकील शेख साहब ने लोगों को इज्जत दी, उसको टेस्ट खिलाने में शकील शेख का बहुत बड़ा हाथ है। अपने गिरफ्तार में बूथ आगे देखे हैं क्या, मगर किसी के बच्चे के साथ ज्यादती ना करो, सब पाकिस्तान के बच्चे हैं। ठीक है, चलें ये आपकी राय है जो आपने हमारे साथ शेयर की। मैं प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, मुझे इजाजत चाहनी होगी। शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच, साजिद भी आपका बहुत शुक्रिया। और बड़े नाम है माशाल्लाह आप, लेकिन वक्त देते हैं, बात करते हैं, और बड़ी पाकिस्तान के ऊपर जब बात है तो मेरे ख्याल में हर शख्स बात करना पसंद करता है। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही। उम्मीद इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का मैं इख्तिताम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए बनाया है वो मकसद जरूर पूरा होगा। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहेगा, चाहे इस तरह के बुज़दिल ममालिक, चाहे भारत की आप बात करें, चाहे किसी और मुल्क की बात करें, जो पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकते, पाकिस्तान को फ्लरिश करते नहीं देख सकते, यकीनी तौर पे उनका जो फ्यूचर है, उनका जो एंड है, उनकी जो मंजिल है, वो सिर्फ जिल्लत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।